हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज ही हम टैक्स लॉ जो हमारा है फोर्थ मॉड्यूल, उसका हम सेकंड भाग स्टार्ट करेंगे जो है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे बोलते हैं। वो स्टार्ट होता है लेसन 11। उसका नाम है, चैप्टर का लेसन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एट अ ग्लैंस। ठीक है, जो थोड़ा बहुत बताया गया है इसके बारे में। हम अब इससे भी ज्यादा हम आगे प्रोफेशनल लेवल फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, उसमें हम जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव में बस थोड़ा सा हिस्सा जीएसटी का दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो बात आती है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में कुछ नहीं दे रखा है, यही दे रखा है कि आखिर टैक्स आया कैसे, क्या चीज है, इन सब के बारे में दिया है। इसमें से कोई भी ज्यादा जरूरी नहीं है। और वैसे एक और बात बताना भूल गया कि ये जो हमारा मॉड्यूल है फोर्थ मॉड्यूल, ये एमसीक्यू बेस में, सिंपल सी बात है। तो हम एमसीक्यू के बेस से ही पढ़ेंगे और किसी बेस से नहीं पढ़ेंगे। हम वो छोटी छोटी बातों को गौर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला इस बैकग्राउंड में यही है कि अ टैक्स कैन बी सेड टू बी नॉन पिनल। ये नॉन पिनल है, इसका मतलब इसमें कोई डेथ, इम्प्रिजमेंट जैसी चीजें नहीं दी जाती। इसमें केवल कंपनसेशन या पेनल्टी ही देनी पड़ती है आपको अमाउंट में। क्या बोला जा रहा है? टैक्स कैन बी सेड टू बी नॉन पेनल, ये नॉन पेनल नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये आप अपने आप भी पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पावर, इसमें इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे जो हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है द अथॉरिटी टू लेवी अ टैक्स इज हैंस ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो टैक्स अथॉरिटी को देना लगाना है, लेवी मतलब होता है टैक्स लगाना, वो किसने कहां से मिली हमें? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हमें जो टैक्स लगाना है गुड्स के ऊपर, वो हमें कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। नाउ सेकंड, आर्टिकल 250, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये बोलता है जो लेट डाउन थ्री टाइप ऑफ द लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेशन। जो आर्टिकल 246 है उसमें यह बताया गया कि हमारे पास तीन लिस्ट है। तीन लिस्ट कौन कौन से? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। जो यूनियन है उसमें हम किसको पावर देते हैं? इसमें हम पावर देते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, कि उसमें जो भी है यूनियन में जितने भी एंट्री, मतलब उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर ही एक पार्लियामेंट जीएसटी या फिर लॉ बना सकता है, टैक्स लगा सकता है। और जो स्टेट में स्टेट लगा सकता है टैक्स, और जो कॉन्करेंट है दोनों सहमति, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों उन चीजों पे जिसमें कॉन्कर लिस्ट में जो जो चीजें दे रखी हैं उनमें दोनों पे टैक्स लगा सकता है। तो वही है, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे लगा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पे, और ये दोनों मिलके किस पे लगा सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट पे। तो ये बता रखा आर्टिकल 46 की थ्री टाइप्स ऑफ हमारे पास लिस्ट है। पहला कौन सा? पहला हमारे पास यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे बात ऐसी है कि फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स वर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ इनडायरेक्ट। जब जीएसटी है उसके होने के बावजूद भी अभी भी गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स लगाती है, जो बहुत ज्यादा बहुत बड़े इंपॉर्टेंट या कंपोनेंट बोल लें वो इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। वाइल फॉर द स्टेट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स और मेजर टैक्स अलोंग विद द ऑक्ट्राई एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब स्टेट लगाता है। अब ये सिर्फ स्टेट कहाँ लगाता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो यही बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्ट के सबसे तीन महत्वपूर्ण कंपोनेंट कौन कौन से? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स। अब बात करता हूं फिर से, तो स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से? वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स और मेजर टैक्स जैसे ऑक्ट्राई एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे टैक्स है एक स्टेट के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स द सेंट्रल हैड पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, यहाँ पे पॉइंट जो ध्यान देने वाली है वो है मैन्युफैक्चरिंग। सेंट्रल के पास पावर है, किसके पास? सेंट्रल के पास पावर है कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, कोई भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पर वो टैक्स लगा सकता है। किसके पास पावर है? सेंट्रल के पास। एक्सेप्ट की बात करूं तो मैं, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर
ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम एंड नारकोटिक्स, इन सब चीजों पे टैक्स नहीं लगा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर और कोई भी गुड्स हो, इन सब को छोड़ के, ये तीनों जो दे रखे इन सब को छोड़ के और कोई भी गुड्स हो, उन सब पे मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रहा है तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, इसके पास पावर है टू लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। क्या हमने सेंट्रल के पास कौन सी पावर है? हमने सुना है सेंट्रल के पास मैन्युफैक्चर जब गुड्स होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाना सेंट्रल का काम है। मगर वही गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो चुका है उसे हम सेल करने जा रहे हैं तो कौन टैक्स लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। तो ये हमारा था तो कुछ बातें यहाँ पे हम टैक्स गवर्न बाय द फाइनेंस एक्ट। टैक्स कौन सा टैक्स किससे गवर्न होता है? फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट है वो हर साल आता है, फरवरी की स्टार्ट से चालू हो जाता है, अप्रैल के एंड तक चलता रहता है। उसमें हर एक टैक्स के कंपोनेंट या फिर बोल दिया जाए कि प्राइस, परसेंटेज, कौन कौन से बढ़े हैं, कितने कितने लगे हैं, ये बजट वो फाइनेंस एक्ट ही बताता है, वो गवर्न करता है टैक्स को। नाउ आगे बढ़ते हैं। Constitution of India has been amended by the Constitution 101st Amendment Article 260 for this purpose। जब जीएसटी आया था, जीएसटी आने से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी लॉ अगर लाया जाए तो उससे पहले बिल में बनाया जाता है, बिल के बाद उसे एक लॉ में लाते हैं। तो जब लॉ बिल पास हो गया तो उसे लॉ में लाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? अमेंडमेंट कौन सा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2000। हर बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट करने के लिए उसे अमेंड करा गया। अमेंड जब करा गया तो जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आया इसकी बात करता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2060 फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अब याद हो गया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2000। जब अमेंडमेंट हुआ तभी जीएसटी लाया गया था, ये जीएसटी के लिए ही अमेंडमेंट करा गया था। तो याद करने की चीजें है, ये सारी चीजें हमें एमसीक्यू के बेस से याद करना है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट था। नाउ अब आर्टिकल 246 क्या बोलता है? जैसे हमने बता दिया आर्टिकल 246 हमने पढ़ा ऊपर कि उसमें 3 लिस्ट दे रखे थे, कौन कौन से? यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। Concurrent list. Article 246 was inserted by the Constitution 101 First Amendment 2006, especially for good and service tax. Article 246A provide that not with any standing anything contained, जो भी लिखा हुआ है 46 में and 255 में, Parliament is subject to clause legislature of the every state have power to make law with respect to good and service imposed by the union or by the state। सिंपल से बोल रखा है कि स्टेट के हर एक स्टेट के लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू गुड एंड सर्विस। ठीक है, ये बोलता है 246। इसमें मैं कुछ आर्टिकल बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो सब, मगर कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जो आपको दिमाग में ही रखना है और हरदम के लिए उसे याद रखना है, जो कि उस चांसेस है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। सो 246 ए हमारा काम। बात करते हैं 248 की। 248 यही बता रखा है कि 284 कंटेन द रेजिस्ट्रेटरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। आर्टिकल 248 क्लोज 1 रीड एज फॉलो। ये बता रखा है कि आर्टिकल 240 सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list। पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट की ही पावर है जो यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है उसके ऊपर कोई भी उसके ऊपर ही टैक्स लगा सकता है। मगर स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं कि पार्लियामेंट के लिस्ट में जाके, यूनियन लिस्ट में जाके उसके ऊपर जो भी चीज दे रखी है, कोई भी चीज दे रखी है उसके ऊपर टैक्स लगा सके। मगर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी और स्टेट लिस्ट में भी जाके उसके ऊपर टैक्स पावर लगा सके या फिर लॉ बना सके। सो यही बता रखा है 248। नाउ 248 clause 2, such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in the either of those list। सिंपल सी बात है, इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट के ही पास पावर का केवल कानून बनाने के लिए नहीं, उस पे टैक्स लगाने के पास भी पार्लियामेंट के पास पावर है। नाउ आगे चलते हैं। अब बात करूंगा 250, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 250।
deal with the power of parliament to legislature with respect to any matter in state list if a proclamation of emergency is operation। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कि स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट की लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जाके कोई भी लॉ बना सके, मगर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जितने भी चीज दे रखे हैं उसके ऊपर कोई भी लॉ बना सके। तो 250 यही बोल रहा है, 250 क्या बोल रहा है, 250 यही बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट की पास पावर है कि जितने भी मैटर दे रखे इन स्टेट लिस्ट में उसके ऊपर लॉ बना सकता है। कब? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन, जब इमरजेंसी हो कि स्टेट गवर्नमेंट किसी कारण की वजह से नहीं बना पा रहा है कि कोई भी टैक्स मैटर के ऊपर, तो पार्लियामेंट अपने हाथों से बना सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बात करता हूं आर्टिकल 250 क्लोज 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग दिस चैप्टर पार्लियामेंट shall, while a proclamation of emergency is an operation, have power to make law for the whole or any part of the territory of India। सिंपल सी बात है। 250 क्लॉज 1 ने यही बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी जैसी सुविधा आ जाएंगी, इमरजेंसी आ जाएगा उसके टाइम उसके पास पावर है, या फिर वो होल ऑफ इंडिया के लिए बना सकता है वो लॉ, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या टेरिटरी के लिए बना सकता है पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू 250 आर्टिकल 250। आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट टू आर्टिकल 260। इसमें क्या बताया गया, आर्टिकल 268 यही बोला है कि डील विद द ड्यूटी लिव्ड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। अब ये बताया गया है कि जो टैक्स जो है वो किसके कलेक्ट बट लेवी किसके द्वारा कराया जाएगा, यूनियन, मतलब जो टैक्स है वो लगाया किसके द्वारा जाएगा, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मगर कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 268 यही बोलता है कि कुछ ऐसी पावर है या कुछ ऐसी ड्यूटी है जो लगाएगा तो यूनियन मतलब सेंट्रल लगाएगा, मगर कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। द अमेंडमेंट proposed to deletion of some word after amendment to article 268 read as follows, clause 1, such stamp duty as mentioned in the union list shall be levied by the central government of but shall be collected by in case of duty are levied within union territory government of India or in other cases state which is duty as respectively liable। अब यही बताया, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे टैक्स जरूर होंगे जो यूनियन लगाता होगा, लेवी कौन करता होगा, यूनियन, पर कलेक्ट कौन करता होगा, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें सबसे एग्जांपल भी दे रखा है स्टैम्प ड्यूटी। सिंपल सी बात है, स्टैम्प ड्यूटी। और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाया तो जाता है यूनियन के द्वारा मगर कलेक्ट के द्वारा करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा आर्टिकल में, 268 आर्टिकल में। तो सबसे पहला होगा स्टैम्प ड्यूटी आर मेंशन यूनियन लिस्ट shall be levied by the central government but collected by the, अगर बात करूं कलेक्टेड बाय द, तो यूनियन टेरिटरी की बात आ रही है। कोई भी यूनियन टेरिटरी, हमारे पास 8 है, 8-9 हो चुकी है, उन यूनियन टेरिटरी में कोई भी होता है तो यूनियन टेरिटरी में अगर लगता है टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मगर स्टेट में लगता है तो स्टेट के द्वारा ही, स्टेट द्वारा कलेक्ट करा जाएगा। सो ये था हमारा 268 आर्टिकल 268। बात करता हूँ आर्टिकल 269, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आर्टिकल 269 विद द टैक्स लिव्ड एंड कलेक्ट बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट। अब ये तो कलेक्ट करा जाता है किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा, मगर असाइन मतलब दिया जाता है स्टेट को, दिया जाता है स्टेट को। 268 269 suppose tax on the sale of the purchase of goods and tax on the consignment of good except as provided in article 269 shall be levied and collected by the government but shall be assigned and shall be deemed to be assigned by the state government to the state government। collect करा तो जाएगा यूनियन के द्वारा, असाइन मतलब दिया किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। सबसे पहला इसमें बताता हूँ जो एग्जांपल है वो है सप्लाई सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अब इंटर स्टेट कॉमर्स क्या होता है, जब हम दो शहरों के बीच, जैसे बात करूं मुंबई, एक मुंबई है और एक दिल्ली है, अब इन दोनों के बीच जब हम ट्रेड या कॉमर्स करते हैं, ट्रेड या कॉमर्स करते हैं, तो इन दोनों के बीच जब ट्रेड होता है उसे हम इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं। दो शहरों के बीच जब ट्रेड होता है उसे क्या कहते हैं, इंटर स्टेट। तो यही बताया गया है
कलेक्ट तो किसके द्वारा करा जाएगा, जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो कलेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मगर उससे जब कलेक्ट करा जाता है तो किसको दे दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा आधा आधा दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू 69A, आर्टिकल 269A। अब इसमें भी क्या बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना आर्टिकल 269A, आर्टिकल 269 नहीं, आर्टिकल 269A यही बताया गया है कि इंटरग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2000 वाज पार्लियामेंट बाईपास ऑन द बेसिस ऑफ 269। अब यह क्वेश्चन आ जाए, इसे हटा दिया जाए, इसे ढक दिया जाए, इससे ना हो ये क्वेश्चन में बस ये बोल दिया जाए इंटरग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2000 से पार्लियामेंट पास पाया था, पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा आर्टिकल, यहाँ पर हमारा होगा आर्टिकल 269A। तो हमारा 269A। अब बात करता हूं मैं अमेंडमेंट टू आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 ये बोला है डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसमें ये बताया गया आर्टिकल 270 में ये बताया गया कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो यूनियन और स्टेट में बांट दिया जाएगा, बराबर इक्वल बांट दिया जाएगा, ये बता रखा आर्टिकल 270। बात करता हूं आर्टिकल 271 deal with the surcharge on the certain duty and tax for the purpose of union after amendment read as follow। जो डील सरचार्ज लगता है, अब सरचार्ज कब लगता है ये भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ने को मिलेगा, वैसे बता दे रहा हूं, जब 50 लाख से ज्यादा होता है किसी इंडिविजुअल HUF इन सब के लिए, तो 50 लाख से ज्यादा होता है तो उसमें हम 7% टैक्स लगता है, ठीक है। उस 50 लाख से 1 करोड़ जाता है तो 12% टैक्स लगता है, ऐसे स्लैब दे रखे हैं टैक्स के, तो वो होता है सरचार्ज, एक्स्ट्रा इनकम पे सरचार्ज लगता है, वो होता है सरचार्ज ऑन द सर्टेन ड्यूटी एंड टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन। जो आर्टिकल 271 यही बताता है कि जो सरचार्ज लगता है कुछ ड्यूटी पे, वो इसलिए लगता है, पर्पस के लिए लगता है, यूनियन के पर्पस के लिए, मतलब वो कलेक्ट करेगी वो चीज सरचार्ज जो लगता है। आफ्टर अमेंडमेंट 271 read as follow, not withstanding anything in article 269 270 parliament may at any time increase any of the duty or tax referred to those article। सिंपल सी बात है, इसमें यही बताया गया है कि जो सरचार्ज लग रहा है इनकम के ऊपर वो इंक्रीज कर सकते हैं पार्लियामेंट, कभी भी इंक्रीज कर सकती है। एक्सेप्ट की बात करूं, एक्सेप्ट गुड और सर्विस टैक्स अंडर आर्टिकल 246, जो भी दिया हुआ है 246 में हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, उन सबको छोड़ के पार्लियामेंट कभी भी सरचार्ज किसी भी चीज के ऊपर इंक्रीज कर सकता है। नाउ अब बात करता हूं 279 में, आर्टिकल 279 में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे द प्रेसिडेंट, कौन यहाँ पे ध्यान देने वाली, प्रेसिडेंट के पास पावर है, सेल within 16 days, 60 दिन के अंदर from the date of the commencement of the constitution 101st amendment article 260 by the order constitute a counseling to be called the गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग। अब प्रेसिडेंट को पावर दिया 279A में, आर्टिकल 279A में इन्हें पावर दिया गया है कि उन्हें 60 दिन के अंदर, कितने 60 डे के अंदर इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूट करना, मतलब बनाना पड़ेगा कौन सा काउंसलिंग, जिसका काउंसलिंग का नाम होगा गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग। अब आगे चलते हैं, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला 60 डेज के अंदर, और दूसरा कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट, और तीसरा किस आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 279A। अब इसमें हेड जो हायरार्की होती है उसकी बात करूं मैं, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसमें चेयरपर्सन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और फाइनेंस मेंबर कहलाएंगे। सेकंड, मिनिस्ट्री चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट, वो भी मेंबर कहलाएंगे। मगर हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, जो भारत इंडिया के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें हम चेयरपर्सन ही बनाएंगे काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का। सो हम थे यहाँ पे, हमने चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारा काउंसलिंग जीएस गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग का चेयरपर्सन होते हैं। सो ये कौन से में बता रखा, आर्टिकल 279A में।
अब बात करता हूँ पावर की। 1/2 of the total number of member 1/2 the total number of member of good and service tax council shall constitute a quorum एट द मीटिंग। अगर कोई भी मीटिंग होती है तो हर एक मीटिंग में कोरम होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, ठीक है। तो जो कोरम होती है, अगर जितने मेंबर है, समझ लिया जाए अगर हमारे पास 4 मेंबर है, कितने मेंबर है 4, तो इनका 1/2 मेंबर जो होंगे, 1/2 को कितने होंगे 2, 1/2 होंगे 2। जो 2 मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, कोरम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एट द मीटिंग, एट द मीटिंग। 2 1/2 कौन करेगा, कोरम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक नहीं होना चाहिए, कभी भी कोरम एक पर्सन का नहीं होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का कोरम होता है, ठीक है। सो समझ आ गया। तो क्या बोला इसमें 7 में ये बोला है, आर्टिकल 279 ए में 7 क्लॉज 7 में ये बताया गया, 1/2 ऑफ द टोटल number of member of good and service tax counseling shall constitute a quorum at the meeting। 1/2 होना चाहिए ये। now clause 9 की बात करें तो every decision of the good and service tax counseling shall be taken to at the meeting by majority of not less than 3/4 of the weightage vote of the member। अब बात कर लूं यहाँ पे, कोई भी अगर डिसीजन पास करवाना है हमें, जो मीटिंग में ला रखे, तो उसके लिए हमें कितने वोट चाहिए, 3/4। 3/4 की जगह याद रखना एग्जाम में 75 भी आ सकता है, ठीक है। तो 75 देखिए, घूमना नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 75% भी आ सकता है, इसलिए 3/4 भी बोला गया है, 75 भी बोला गया। तो अगर कोई भी मान लिया जाए 100 मेंबर हैं हमारे काउंसलिंग में, कितने मेंबर है 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर है, अगर इनका 3/4 निकाला जाए, 3/4 निकाला जाए तो कितना होगा 75 मेंबर, कितने होंगे 75 मेंबर। 75 मेंबर अगर वोट पड़ेगा, 75 मेंबर अगर हाँ कहेंगे, फेवर में रहेंगे, तभी हमारा कोई भी डिसीजन पास होगा, नहीं होगा। अब 75% जो है उसकी बात करूं, उसमें कितना परसेंट होता है उसकी बात करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट होता है। अब इनके पास जितनी वोट होती है, जैसे हम शेयर्स मीटिंग की बात करें, तो मीटिंग में अगर कंपनी की मीटिंग हो रही है तो जितना ज्यादा शेयर्स होता है उनकी उतनी पावर होती है वोट देने की। तो हम भी इसमें भी यही बात करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके पास 1/3 पावर देती है टोटल वोट कास्ट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं इनके पास 2/3 की पावर होती है टोटल ऑफ कॉस्ट इन द मीटिंग। तो आर्टिकल 19 में 3 चीजें हमने सबसे ज्यादा, आर्टिकल 279 क्लोज 9 में ये पढ़ी कि जो टोटल वेटेज होना चाहिए वो 3/4 होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारे 2/3 होना चाहिए। नाउ अब बात करता हूँ, आगे चलते हैं। नाउ जो जीएसटी काउंसलिंग है, या फिर बोलिए जाए गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग है, सेल्फ स्टेबलाइज मैकेनिज्म टू एजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। किस लिए होता है, एजुडिकेट एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट का न्याय करने के लिए किसके बीच में हो सकता है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, या किसी स्टेट या फिर एक से ज्यादा स्टेट या फिर गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसके एजुडिकेट करने के लिए हमने गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग के पास जाते हैं, या इसीलिए ही एस्टेब्लाइज करा गया है। या फिर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर एंड वन और मोर अदर साइड स्टेट ऑफ द अदर साइड। अब क्या बात करें, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट के संग किसी सेंट्रल गवर्नमेंट आई। अब इन दोनों, ये एक साइड हो और दूसरे साइड कोई एक और स्टेट हो या फिर एक और स्टेट से ज्यादा हो, इन दोनों के बीच जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे एडजुडिकेट करने के लिए हम गुड एंड जीएसटी काउंसलिंग स्टेबलाइज करे गए, या फिर बिटवीन द 2 और मोर स्टेट, जब कोई भी अराइजन होता है डिस्प्यूट, उसको एडजुडिकेट करने के लिए जीएसटी काउंसलिंग स्टेबलाइज करा गया है। इसके अंदर आर्टिकल 279 ए के अंदर। नाउ बात करता हूं आर्टिकल 266।
इसमें ये बताया गया है सम वर्ड, कोई से वर्ड जो वर्ड होते हैं उन्हें इन्होंने डिफाइन करा गया है, डिफाइन करा गया है। पहला क्लॉज 12A डिफाइन गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। क्लॉज 260A डिफाइन द सर्विस, और क्लॉज 26B डिफाइन द स्टेट। बात कर लेते हैं क्लॉज आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 क्लॉज 12A, उसमें गुड एंड सर्विस टैक्स डिफाइन करा गया। आर्टिकल 366 क्लॉज 26A उसमें सर्विस डिफाइन करा गया। और आर्टिकल 366 क्लॉज 260B डिफाइन करा गया स्टेट को। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 368। Article 368 deal with the power of parliament to amend constitution and procedure thereof. आर्टिकल 360 यही बताएगा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, उसमें प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 368 में। अब अमेंडमेंट 6 शेड्यूल की बात करूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैव शैल पावर टू लेवी एंड कलेक्ट ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग टैक्स। जो 6 शेड्यूल में दे रखा है तो उसमें क्या दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग है, उसके पास पावर है कि वो लेवी भी लगा सकता, मतलब टैक्स लगा भी सकता और कलेक्ट भी कर सकता है इन फॉलोइंग मैटर। कौन कौन से मैटर है, याद रखने की चीजें हैं, टैक्स और प्रोफेशन, ट्रेड और कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई भी प्रोफेशन के ऊपर टैक्स, ट्रेड के ऊपर, या फिर कोई भी कॉलिंग है या फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लग सकता है। एनिमल के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, व्हीकल और बोर्ड के ऊपर ना। Tax on entry of the good into market for the sale, therein toll and passenger on goods carry on in the ferries। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मार्केट में गुड्स ला रहे हैं उसके ऊपर टोल लग रहा है, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तब भी लग सकता है टैक्स, या फिर किसी भी मेंटेनेंस स्कूल या फिर डिस्पेंसरीज या रोड इन सब के ऊपर, या फिर एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट के ऊपर भी टैक्स लग सकता है या फिर कलेक्ट करा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। किसने बता रखा है, 6 शेड्यूल। 7 की बात करूं तो मैं एंटी नंबर 84। अब बात करो तो एंटी नंबर 84 है क्या ये। एंटी नंबर 84 में यही बताया गया कि अगर आप जैसे यूनियन लिस्ट है, ठीक है, फिर से स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, इसमें ये जो मैटर दे रखे हैं वो एंट्री के हिसाब से देखे, एंटी 84, 1896 ये ऐसे सारे दे रखे हैं कि इन सब मैटर के ऊपर पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, कलेक्ट कर सकता है। वही दे रखा है एंटी 84 में, ड्यू टू एक्साइज ऑन द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब किसके पास पावर गई है, यूनियन के पास। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर अपना टैक्स लगाता है और कलेक्ट करता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टैक्स लगाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है ना, किसके ऊपर लग सकता है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल एंड टैबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन सब के ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है, मैन्युफैक्चर जब होता है तब उसके ऊपर ये टैक्स लगा सकता है, कौन, पार्लियामेंट। अब कुछ आइटम है, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम टैबैको एंड टैबैको प्रोडक्ट। इसमें क्या है, ओनली ऑन 1 to 5, जितने भी ये 1 to 5 है, यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये जितने भी 1 to 5 के हिस्से में आते हैं, सॉरी 1 to 5 के हिस्से में, ये 1 to 5 के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। मगर अब बात करूं तो ये जो छठा पॉइंट है टैबैको एंड टैबैको प्रोडक्ट, बट ऑन द आइटम ऑफ द नंबर 6 बोथ जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी आर इम्पोज। इन जो छठा आइटम है टैबैको एंड टैबैको प्रोडक्ट, इसके ऊपर अभी भी जीएसटी और क्या लगता है, जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, दोनों लगती है। मगर इन सब पांचों की बात करूं तो पांचों के ऊपर अभी भी केवल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, मगर टैबैको प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगाई जाती है। नाउ आगे चलते हैं, ये आप अपने आप भी पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात है, कंपनसेशन ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, मगर तभी बता दे रहा हूँ। अमेंडमेंट प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट शेल बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन टू द स्टेट। अगर कोई भी लॉस हो रहा है रेवेन्यू का स्टेट के ऊपर जीएसटी के द्वारा, तो जो 5 year इम्प्लीमेंट अकाउंट ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर द
5 ईयर के लिए, वो 5 ईयर में जितना भी लॉस अराइज हो रहा है रेवेन्यू को लेके स्टेट के ऊपर, वो कौन कंपनसेशन करेगा? गवर्नमेंट कंपनसेशन करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जीएसटी काउंसिल। नाउ पावर टू रिमूव डिफिकल्ट, कोई भी डिफिकल्टी आती है जीएसटी में, गुड एंड सर्विस टैक्स में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, सॉरी प्रेसिडेंट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ 20 किसका? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 कि वो डिफिकल्टी जो है उसमें जीएसटी में वो हटा सकती है। किसके पास पावर है? वो है पावर है प्रेसिडेंट के पास। नाउ यहाँ पर दे रखा है नो सच ऑर्डर कैन बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, मगर कोई भी जो वो डिफिकल्टी हो रही है वो हम 3 साल के बाद नहीं हटा सकते। उससे पहले अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो रही है तो 3 साल से पहले हमें बताना पड़ेगा, उसके बाद नहीं हो सकता। हमने आर्टिकल पढ़ रखे, ये आप एक और बार रिविजन कर लेना। जैसे वेटेज की बात करूं तो 1/3 यूनियन को दे रखा है, स्टेट को 2/3 और पूरा का पूरा 3/4 होना चाहिए। ओवरव्यू दे रखा है। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, इनमें से जरूर चांसेस हो जाते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनना है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनना है। जैसे फर्स्ट कंट्री कौन था जो जीएसटी इंप्लीमेंट करा? सबसे पहला कंट्री कौन थे? फ्रेंच। फ्रांस तो था, फ्रांस वो 1948 में 1954 में सॉरी 1954 में सबसे पहले जीएसटी काउंसिलिंग इंप्लीमेंट करा गया था फ्रांस के द्वारा। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंट्री था। ठीक है, इंडिया हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लेब इन द 28, इंडिया के पास सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लेब है। कौन कितने परसेंट का? 28। दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना आता है, कितने परसेंट? 270%, 270%। ऑलमोस्ट 160 कंट्री ना फॉलो कर रहा है कौन सा स्कीम? जीएसटी जीएसटी जो गुड एंड सर्विस टैक्स है वो ऑलमोस्ट 160 कंट्री फॉलो कर रहे हैं। अब 4 रेट स्ट्रक्चर है हमारे पास इंडिया में। 4 रेट स्ट्रक्चर है, 5% जीएसटी लग सकता है, 12%, 80%, 28% तक जीएसटी लग सकता है विद सेल्स। जो सेल्स लगता है 4% और साइन गुड्स ऑन द लग्जरी आइटम। स्पेशल रेट जो है 3% वो लगता है केवल प्रीसियस मेटल पे, जैसे गुड, प्लेटिनियम, इन सब के ऊपर, सिल्वर, इन सब के ऊपर स्पेशल रेट 3rd लगता है, 3% वो लिया जाए। नाउ हमारे पास जीएसटी जो है 5 लेजिस्लेशन कवर करती है। पहला जीएसटी एक्ट 2070, स्टेट जीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट एंड जीसीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। ये सारे चीज जीएसटी कवर करती है। 5 हमारे पास कौन है? सेंट्रल, स्टेट, यूनियन, इंटीग्रेटेड और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। नाउ अब बात करूं, जो बिल था हमारा इंट्रोड्यूस करा गया था 102 में 122 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, जो बट पास हुआ था 101st अमेंडमेंट में 101st अमेंडमेंट में पास करा गया था। नाउ असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल। असम जो था सबसे पहला स्टेट था जो रेटिफाई करता है जीएसटी बिल, मगर तेलंगाना जो था सबसे पहला फर्स्ट जो पास द स्टेट जीएसटी बिल। रेटिफाई तो करा है असम में, मगर तेलंगाना सबसे पहला स्टेट था जो पास करा स्टेट जीएसटी बिल। नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए अगर हमें गुड एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है? तो 40 लाख और स्पेशल कैटेगरी के लिए 20 लाख। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी है वो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं, जैसे तेलंगाना, मेघालय, असम, इन सब के लिए हमने 20 लाख, और इनका 20 लाख टर्नओवर हो जाता है, टर्नओवर साल का, तो इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और उन सबको छोड़ के किसी भी ही स्टेट का 40 लाख से, किसी भी पर्सन का 40 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर हो जाता है, उसे हमें जीएसटी के अंदर उसे करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। अब बात करता हूं, देयर इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉल्ड द जीएसटी नेटवर्क। अब ये जीएसटी नेटवर्क जो है वो कंपनी है जो जीएसटी की चीजों को संभालती है, जैसे टैक्स लगाना या फिर उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उन सबको संभालना। और उसका कॉम्बाइन जो स्टेक है, स्टेक मतलब शेयर जो है, हिस्सा है, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास 49% है
LIC फाइनेंस के पास 11% और ICICI बैंक, HDFC बैंक, NSC स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 10% इन लोगों के पास स्टेक है। ये बता रखा है प्री जीएसटी स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन। ये कुछ ऐसे हैं जो जीएसटी आने से पहले भी था, तो ये आपको अगर मन है तो पढ़ लेना, मगर उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है, यहाँ पे ये आगे ये डेट है, ये सारी डेट है। इनमें से कोई डेट जो है वो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा आपको, जो डेट अगर याद रखना है तो यहाँ से याद करना है। आपको 14 से 21 तक आपको डेट याद रखनी है। उतनी ज्यादा जरूरी नहीं, मगर हाँ क्या होता है कि जो ICICI है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा दिए, तो अगर आपको याद हो जाता है तो प्लीज इसे याद कर लें, जिससे आपको MCQ अगर आ भी जाता है तो आप कवर कर सके। So maybe chapter has been done. तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से समझ आया हो, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इसे सब्सक्राइब करने का ये फायदा है कि आपको डे टू डे आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर, जितने भी मॉड्यूल है हमारे, उनके आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।